हेलो स्टूडेंट, आज हम देखेंगे क्लास 10th का साइंस और इसमें हम चैप्टर नंबर 11 देखेंगे। और ये चैप्टर है हमारा ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। इसके हमने ह्यूमन आई के बारे में तो हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। जो पिछली क्लास थी हमने उसमें बताया था कि ह्यूमन आई कैसी होती है और उसमें कितने तरह के डिफेक्ट्स होते हैं, वो सब हमने देखे थे। लेकिन आज हम इसमें देखेंगे कि ये ग्लास प्रिज्म क्या होता है और इससे रिलेटेड हमारे किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इसकी थ्योरी क्या है, ये सब आज हम देखेंगे। तो देखिए, ग्लास प्रिज्म होता क्या है। हम सभी ने देखा होगा प्रिज्म होता क्या है। तो एक बार हल्का सा इसे देख लेते हैं क्या होता है। द ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। एक ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म जो होता है वो कैसा होता है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है मेड ऑफ ग्लास, जो ग्लास का बना हुआ होता है, हैविंग टू ट्रायंगुलर एंड्स, जिसके दो ट्रायंगुलर एंड्स होते हैं। एक ये वाला एंड होता है, एक इसी तरह का पीछे एंड होता है, एंड्स एंड थ्री रेक्टेंगुलर साइड्स, और इसकी तीन रेक्टेंगुलर साइड होती हैं। देखिए, ये वाली साइड जो है हमारी रेक्टेंगुलर है, इसके पीछे वाली रेक्टेंगुलर होगी और नीचे वाली रेक्टेंगुलर साइड होगी। और ठीक है, या रेक्टेंगुलर फेसेस भी कह सकते हैं। ये फेस हमारे रेक्टेंगुलर शेप में हमें फील हो रहे हैं और इसके दो एंड कैसे होते हैं, ट्रायंगुलर शेप में होते हैं। तो एक्चुअल में तो इस तरह से होता है, लेकिन हम कन्वीनियंस के लिए यानी कि आसानी के लिए हमें इस 2D में इस तरह से हम इसे डिफाइन कर लेते हैं। तो ये हमारा ग्लास प्रिज्म होता है और ये दो फेसेस हमारे जहां पर ये मिलते हैं, ये वाला एंगल होता है हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं इसे। एंगल क्यू बी आर क्या है, हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। तो ये हमारी प्रिज्म से रिलेटेड थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। सबसे पहला इसमें आता है एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, इसी के बारे में देख लेते हैं। द एंगल बिटवीन इट्स अपोजिट फेसेस। ये जो अपोजिट फेसेस होते हैं जहां आकर आपस में मिलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं। जो कि इस टाइम हमारा यहाँ पर ये P वाला एंगल जो है, एंगल P Q P R, ये वाला हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म हो जाएगा। इसी तरह से हम आगे देखेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। मतलब जब लाइट को हम ग्लास प्रिज्म में पास कराएंगे तो क्या होता है, वो सब हम इसमें देखेंगे। तो देखिए, इसमें होगा क्या, जब हम सन की जो लाइट होती है, इसको जब हम इसके अंदर से पास कराते हैं तो वो सेवन कलर में जो है, सेवन कलर में जो है बिखर जाती है, ये समझ लीजिए। मतलब तो क्या होता है, किस तरह से होता है, वो सब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम अपना ये डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम हमारा क्या है, देखिए पी क्यू आर हमारा एक प्रिज्म है और इसमें देखिए हमने क्या किया। सबसे पहले ये ए बी हमने एक लाइट रे को इंसिडेंट किया पी क्यू वाले फेस पर। तो जब हम इसे इंसिडेंट करेंगे तो ये लाइट रे हमारी क्या हो जाएगी, बेंड हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये एयर, यहाँ पर हमारा एयर है। तो देखिए यहाँ पर लाइट रे क्या होगी, हमारी बेंड होगी। तो होता क्या है, देखिए जब कोई लाइट रे हमारी रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो नॉर्मल की साइड को बेंड हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पर देखिए एन डैश क्या है इसका, ये नॉर्मल है। तो लाइट रे जा रही थी इस तरह से, इस तरह से लाइट रे जा रही है, तो ये जानी तो सीधी चाहिए थी, लेकिन हमारा जो मीडियम है वो चेंज हो रहा है और रेयर से डेंसर में हो रहा है। तो लाइट रे हमारी मीडियम की साइड को थोड़ा सा बेंड हो जाएगी, तो लाइट रे हमारी ये सीधी निकलेगी। बी सी जो है हमारी सीधी लाइट रे निकल रही है। इसके बाद हमारी लाइट रे जो है अब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम यानी एयर में जा रही है। तो इसका जो हमारा नॉर्मल है, इस वाले फेस का नॉर्मल है हमारा एम डैश, तो ये नॉर्मल से थोड़ा सा दूर हट जाएगी और ये बाहर निकल जाएगी। तो देखिए, इस वाली रे को हम बोलते हैं ए बी को इंसिडेंट रे, और जो सी डी है हमारी, इसे बोलते हैं हम इमर्जेंट रे। उसी तरह से देखिए, अब थोड़ा सा देखते हैं। ये वाला एंगल जो है हमारा I1 एंगल है हमारा I1। ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, यानी कि इंसिडेंट रे जो नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसे हम I1 से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए, जो ये रे हमारी यहाँ पर रिफ्रैक्ट हुई है, मतलब ये रिफ्रैक्शन हुआ इस रे का BC का, तो ये यहाँ पर R1 एंगल बनाएगी। तो इस वाले एंगल को हमने क्या बोल दिया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, क्योंकि ये रिफ्रैक्ट होने के बाद एंगल बना रही है। किसके साथ बना रही है, नॉर्मल के साथ बना रही है। इसी तरह से ये वाला एंगल भी हो गया हमारा। इसके बाद जो हमारा ये रे हमारी बाहर निकलेगी, इमर्जेंट रे, जो नॉर्मल के साथ एंगल बना रही है, उस एंगल को हम बोलेंगे I2, और इसको एंगल का नाम क्या दिया है हमने, एंगल ऑफ इमर्जेंस। क्योंकि इमर्जेंट रे बना रही है तो हमने एंगल ऑफ इमर्जेंट इसका नाम दे दिया है। इसी तरह से अब आगे देखिए अगर ये रे हमारी सीधी जा रही है और यहाँ पर सपोज करिए ग्लास प्रिज्म नहीं होता, तो ये रे हमारी सीधी इस तरह से निकल जाती, ठीक है। और ये लास्ट में जो फाइनल रे निकल रही है हमारी, फाइनली निकल रही है, तो ये रे को जब हम पीछे की साइड में बढ़ाते हैं तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और एंगल ऑफ डेविएशन बहुत ज्यादा पूछा जाता है।
तो इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो ये एंगल ऑफ डेविएशन किस किस के बीच होता है, इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम एंगल ऑफ डेविएशन बोलते हैं। और इस एंगल ऑफ डेविएशन को हम डेल से रिप्रेजेंट करते हैं। इस साइन को क्या बोलते हैं, डेल बोलते हैं। इससे हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हो गई हमारा पूरा का पूरा जो है डायग्राम है। डायग्राम हमने अच्छे से समझ लिया है। अब हम देखते हैं व्हेन अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, जब कोई लाइट प्रिज्म से पास होती है तब क्या होता है, इट बेंड्स टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। जब कोई लाइट रे प्रिज्म से पास होती है तो ये बेस जो है हमारा प्रिज्म का, प्रिज्म के बेस की साइड को बेंड हो जाती है। तो ये वाली बात इसमें कही गई है। और I1 एंगल ऑफ इंसिडेंस है हमारा। इसी तरह से R क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और ये हमारा I2 क्या है, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और ये डेल एंगल जो है हमारा, ये क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। और ये किस किस के बीच का एंगल होता है, ये होता है इंसिडेंट रे, क्योंकि इंसिडेंट रे ये रही और ये अगर हमारा प्रिज्म ना होता तो ये सीधी जाती, तो ये इंसिडेंट एंगल रे हो गई हमारी। दूसरा क्या है हमारी, फाइनली इमर्जेंट रे। इन दोनों के बीच का जो एंगल होता है उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और ये बहुत बार पूछा जाता है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं। तो ये सारा हमारा क्लियर हो गया। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं। तो अब हम एंगल ऑफ डेविएशन को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। एंगल ऑफ डेविएशन, इसको डेल से रिप्रेजेंट करते हैं, ये वाला साइन होता है। द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। किस किस के बीच का होता है, इंसिडेंट रे और जो फाइनली हमारी जो इमर्ज हुई है लाइट, इमर्जेंट रे, इन दोनों के बीच के एंगल को हम बोलते हैं। देखिए इंसिडेंट रे हो गई ये वाली सीधी, ये इमर्जेंट रे हो गई। ये दोनों रे आपस में जहां पर भी मिलती हैं, ये वाला एंगल जो बनता है हमारा, इसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। और इस एंगल को हम लिख सकते हैं, इस एंगल को क्या लिखेंगे हम, एंगल EOD। ये वाला एंगल क्या है हमारा, एंगल ऑफ डेविएशन हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो ग्लास प्रिज्म था, इसके बारे में इंफॉर्मेशन थी। 10th क्लास के सिलेबस में इतना ही है। और इससे रिलेटेड हम कुछ चीजें हैं, जो कुछ डेफिनेशंस है, उन सबको हम पढ़ते हैं और समझते हैं कि ये क्या होती है। अब हम देखते हैं कि डिस्पर्सन ऑफ लाइट क्या होता है। ये भी एग्जाम में आ जाता है, तो हमें थोड़ा सा समझना चाहिए इसे ठीक से। तो देखते हैं क्या होता है, द स्प्लिटिंग अप ऑफ व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना, यानी कि फैल जाना या बिखर जाना, into 7 colors of on passing through a transparent medium। किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होने के बाद व्हाइट लाइट का स्प्लिट हो जाना, बिखर जाना, क्या कहलाता है हमारा, डिस्पर्सन कहलाता है। लाइक अ ग्लास प्रिज्म, ग्लास प्रिज्म से जब उसे पास करेंगे तो एक सिंगल व्हाइट लाइट कई कलर में जो है डिवाइड हो जाती है, स्प्लिट हो जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट कहते हैं। तो देखते हैं हम इसे। देखिए यहाँ पर हमारा ये प्रिज्म है, PQR एक प्रिज्म है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, व्हाइट लाइट को इस पर इंसिडेंट करेंगे। जैसे ही इसको इसके ऊपर व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करेंगे तो ये क्या होगा, इसका व्हाइट लाइट का स्प्लिट हो जाएगी व्हाइट लाइट, और कई कलर में जो है बिखर जाएगी। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये व्हाइट लाइट हमारी यहाँ पर बिखर गई है। उसके बाद हमने यहाँ पर एक स्क्रीन लगा दी है। स्क्रीन जो लगाई है हमने जो देखा यहाँ पर, इसके 7 कलर में ये जो है डिवाइड हो गई है। तो वो 7 कलर जो हैं आपस में मिक्सिंग भी रहते हैं, लेकिन जनरली क्या है, 7 कलर होते हैं। सबसे ऊपर जो आया हमारा रेड कलर आया, उसके बाद ऑरेंज कलर, फिर येलो कलर, फिर ग्रीन, फिर ब्लू, फिर इंडिगो और फिर वॉयलेट। ये कलर हमारे जो है स्क्रीन पर हमें शो होने लगे जैसे ही हमने व्हाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराया। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, वो सब हम देखेंगे। तो सबसे कम जो डेविएशन हुआ वो रेड वाली लाइट जो होती है, इसका कम डेविएशन होता है, क्योंकि लाइट गई और बहुत कम डेविएशन हुआ, यहाँ पर आ गई। लेकिन वॉयलेट लाइट जो होती है, यहाँ गई, यहाँ से देखो यहाँ आई, और यहाँ से बहुत ज्यादा इसका डेविएशन हुआ। तो सबसे कम डेविएशन होता है रेड कलर का, और सबसे ज्यादा डेविएशन होता है वो किसका होता है, हमारा इंडिगो कलर का होता है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आ जाता है एग्जाम में कि सबसे कम और सबसे ज्यादा जो डेविएशन होता है कौन से कलर का होता है। और ध्यान से देखिए, इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। व्हाइट लाइट का कई कलर में बिखर जाना, स्प्लिट हो जाना क्या कहलाता है, हमारा स्पेक्ट्रम कहलाता है। इसे याद करने का तरीका ये होता है, नीचे से शुरू करते हैं, VIBGYOR, विबग्योर। विबग्योर जो है हम इसे बोल सकते हैं, और नीचे से कलर शुरू करेंगे तो इसके सारे कलर हमारे आसानी के साथ याद हो जाएंगे। तो अब इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा, द डिस्पर्सन ऑफ व्हाइट लाइट अकर्स बिकॉज। जो ये डिस्पर्सन आखिर हुआ क्यों, तो अकर्स बिकॉज कलर्स ऑफ व्हाइट लाइट ट्रेवल ऑफ एट डिफरेंट स्पीड थ्रू द ग्लास प्रिज्म। तो व्हाइट लाइट जो होती है ना हमारी, व्हाइट लाइट में कलर होते हैं, वो सभी कलर्स की जो लाइट होती है ना, वो ग्लास प्रिज्म में जो है अलग अलग स्पीड से चलती है। तो देखिए ये वाली की स्पीड कम रही होगी, कम रही है तो आसानी के साथ इस तरह से चलेगी।
इसकी स्पीड ज्यादा रही होगी, तो इस तरह से करके कम या ज्यादा स्पीड की वजह से क्या होता है, स्पीड डिफरेंट होने की वजह से यहाँ पर हमारा क्या बन जाता है, इसका स्पेक्ट्रम बन जाता है। सभी लाइट एक साथ इंसिडेंट नहीं होती, कोई पहले पहुंच रही है, कोई बाद में पहुंच रही है, तो इस तरह से क्या होता है हमारा, ये कलर अलग अलग हो जाती हैं। तो सब ये इसका रीजन समझ में आया, आपके डिस्पर्सन होता क्यों है व्हाइट लाइट का। अब दूसरा पॉइंट देखिए, रेड लाइट कलर जो है, रेड वाला कलर जो है मतलब वो डेविएशन मतलब उसका बहुत कम होता है, और जो वायलेट लाइट है उसका डेविएशन जो है बहुत ज्यादा होता है। अब देखिए यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स टू गिव व्हाइट लाइट। रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है, यानी इसका जो डिस्पर्सन हो गया है, इसको फिर दोबारा व्हाइट लाइट एक सिंगल लाइट में बनाना क्या कहलाता है, रिकॉम्बिनेशन कहलाता है। ये क्वेश्चन में भी जो है एग्जाम में आ जाता है। तो इस तरह से देखिए किस तरह से होता है ये, 7 colored lights of the spectrum can be recombined to give back white light। मतलब 7 कलर जो थे वो रिकम्बाइन होकर सिंगल एक व्हाइट लाइट बनाने, उसे हम क्या कहते हैं, रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो इसके लिए हमें 2 प्रिज्म चाहिए। देखिए पहला प्रिज्म हमारा क्या काम करता है, व्हाइट लाइट को 7 कलर में जो है स्प्लिट कर देगा। इसके बाद ये वाला जो प्रिज्म होगा इसी के करीब में रखते हैं, और इसका ये वाला बेस और ये वाला दोनों के दोनों बिल्कुल एक ही जो है साइज में रखते हैं, एक ही लेवल में रखते हैं। तो देखिए यहाँ पर व्हाइट लाइट ने 7 कलर में से जो है स्प्लिट कर दिया, ये 7 कलर इस पर इंसिडेंट होंगे, और ये जब इंसिडेंट होंगे तो देखिए सिंगल यहाँ पर एक व्हाइट लाइट बन जाएगी। एक इस बात का ध्यान रखना है, ये प्रिज्म देखिए सीधा है, वो वाला प्रिज्म इसका अपोजिट रखना है, तभी ये काम हमारा हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर सिंगल लाइट बन गई, और यहाँ पर हमने स्क्रीन लगा दी, हमने देखा कि एक सिंगल लाइट व्हाइट लाइट आ रही थी। तो ये रिकॉम्बिनेशन का हमारा थोड़ा सा ये, लेकिन एग्जाम में आ जाता है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो डायग्राम बना के आना है, ये वाली लाइन लिखनी है, तो रिकॉम्बिनेशन भी हमारे समझ में आ जाता है। तो ये था हमारा जो है प्रिज्म से रिलेटेड कुछ चीजें। अब इसके बाद हम थोड़ी बहुत और चीजें हैं जो इस चैप्टर में रह गई हैं, हम एक एक करके वो सारी चीजें भी हम देखते हैं। अब हम रेनबो के बारे में पढ़ेंगे कि रेनबो क्या होता है। तो रेनबो हमने देखा होगा, जैसे हिंदी में हम बोल देते हैं इंद्रधनुष। जब बारिश पड़ती है, बारिश पड़ने के बाद जब धूप निकल जाती है, तो जिधर धूप निकलती है उसके अपोजिट साइड में क्या होता है, एक बहुत सारे कई कलर का इस तरह से गोल गोल बन जाता है, इस तरह से बन जाता है, और उसमें कई सारे कलर्स होते हैं, उसे हम इंद्रधनुष बोलते हैं। तो वो बनता कैसे है, उस सब की मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो देखिए, द रेनबो इज एन आर्क ऑफ 7 कलर्स visible in the sky which is produced by the dispersion of sun's light by raindrop in the atmosphere। मतलब क्या है ये, जो इस स्पेस में यानी बारिश होती है, तो बारिश से कुछ बूंदे स्पेस में रह जाती हैं, फिर जब सूरज निकल जाता है तो क्या होता है, लाइट रे उस पर इंसिडेंट होती हैं, और वो एक प्रिज्म की तरह काम करती हैं, और उन्हें 7 कलर में डिवाइड कर देती हैं। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रेनबो हो गया, ठीक है। तो रेनबो बन जाता है। तो ये आर्क क्या है, आर्क आप समझ रहे होंगे ना, इस तरह से आर्क बन जाता है। तो देखिए कुछ इस तरह से नजर आते हैं ये कलर, है ना, इधर से निकलते हैं, दूसरी साइड में ही चले जाते हैं। तो ये बहुत सारे कलर्स होते हैं, इस तरह से हमारा रेनबो बड़ा सा नजर आता है। तो ये हो गया। इसके ये बनता कैसा है, तो वो सब हम थोड़ा सा मैकेनिज्म देख लेते हैं। तो देखिए क्या, ईच ड्रॉप एक्ट्स एज अ टाइनी ग्लास प्रिज्म। तो जितने भी ये ड्रॉप्स हैं, ईच ड्रॉप जो है किसकी तरह काम करती है, एक छोटे से प्रिज्म की तरह काम करती है, और जैसी सनलाइट उसके ऊपर इंसिडेंट होती है, तो उसमें क्या हो जाता है, वो जो व्हाइट लाइट होती है वो जो है स्प्लिट हो जाती है, और वो हमें नजर आने लगती है। तो देखिए ये हमारा सन हो गया, ये हो गई हमारी रेन ड्रॉप हो गई। तो देखिए जब इस पर सनलाइट इंसिडेंट होगी, तो यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो गया, है ना, सनलाइट यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर अंदर चली गई है। अंदर जाने के बाद यहाँ पर क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। ये रिफ्लेक्ट हो गई, यहाँ पर रिफ्लेक्ट होकर यहाँ आ गई, यहाँ आने के बाद ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब जितनी भी जो लाइट है इस पर इंसिडेंट हुई है, वो टोटल की टोटल क्या हो जाती है, वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाती है। रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद में क्या होता है, ये यहाँ से 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, यहाँ से रिफ्लेक्ट बैक होने के बाद हमारी आई तक पहुंच जाती है, और ये हमारा क्या होता है, हमें 7 कलर इसके दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। ये तो एक ड्रॉप की बात हो गई, बहुत सारी हजारों लाखों करोड़ ड्रॉप्स होती हैं, तो उन सबसे क्या होता है, वो रेनबो पूरा बन जाता है, और हमें ये कलर इस तरह से 7 कलर नजर आने लगते हैं। तो ये हो गया हमारा रेनबो का पूरा प्रोसेस, किस तरह से रेनबो वगैरह बनता है। तो ये सब हमने देखा, ये था हमारा एक ग्लास प्रिज्म से रिलेटेड था ये भी टॉपिक हमारा। अब हम आगे देखते हैं कि इसमें जो से भी टॉपिक बचे हैं उन सबको एक एक करके हम क्लियर करते हैं। अब हम देखते हैं ये एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है। तो जो हमारी एटमॉस्फेयर है, यानी अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है, इसकी वजह से जो एटमॉस्फेरिक जो रिफ्लेक्शन होता है उसे हम एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और इसी से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स है हमारी जो इन्हें क्लेरिफाई करेंगे, जैसा कि टिंकलिंग ऑफ स्टार, स्टार का टिंकल करना, यानी जो स्टार्स होते हैं
वो हमारे टिमटिमाते हैं। मतलब टिमटिमाने का क्या मतलब होता है, कभी ऐसा लगता है कि उनसे लाइट आ रही है, कभी नहीं आ रही, तो इस तरह से क्या होता है, वो टिमटिमाते हैं। तो टिमटिंग ऑफ स्टार क्यों होता है वो सब हम देखेंगे। द स्टार लाइट, स्टार की जो लाइट होती है ना, वो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से कभी हमारी आंख तक आती है, कभी नहीं आती। तो इस वजह से स्टार हमें ऐसे लगते हैं जैसे कि टिमटिमा रहे हैं, यानी कि स्टार्स की जो लाइट है ऐसी लगती है, कभी आ रही है, कभी नहीं आ रही। लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, वो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर होता है उसकी वजह से जो स्टार की लाइट है कभी हमारे तक पहुंचती है और कभी नहीं पहुंचती, या कभी कम पहुंचती है, कभी ज्यादा पहुंचती है। इस तरह से हमारे स्टार्स हमें टिमटिंग यानी कि टिमटिमाते हुए फील होते हैं। इस तरह से देखिए, द स्टार सीम्स हायर देन दे एक्चुअली आर, यानी स्टार्स जो होते हैं ना हमारे, कुछ ज्यादा ऊंचाई पे हमें फील होते हैं, जो एक्चुअल में उनकी हाइट है उससे थोड़ा ज्यादा हमें फील होते हैं। ऐसा कैसे होता है, ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ये सब होता है। द स्टार सीम्स टू बी हायर इन द स्काई देन दे एक्चुअली आर। तो ये क्वेश्चन भी आ जाता है, तो इसको भी हम क्लेरिफाई करेंगे। तो देखिए एक्चुअल पोजीशन ऑफ स्टार्स ये है। तो देखिए ये बैंडिंग ऑफ स्टार्स है ना, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से स्टार्स की जो लाइट है वो बैंड हो जाती है, और बैंड होने के बाद में वो हमें एक्चुअल में ऐसे फील होते हैं जैसे कि वो कहीं दूर हो, यानी कि जो हमारी एक्चुअल पोजीशन है स्टार्स की उससे थोड़ा सा अलग और थोड़ी ज्यादा हाइट पे हमें फील होते हैं। तो ये सब था हमारा। तो इंक्रीजिंग ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल डेंसिटी हमारी इंक्रीज होती चली जाती है, तो इस तरह से ही होता है, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का इंक्रीज हो जाता है। तो ये हमारी टर्म्स थी इससे रिलेटेड। तो ये सारी हमारी क्लियर हो गई हैं, ये सब आती हैं एग्जाम में, तो आप अच्छे से क्लियर करना इन सब चीजों को। तो अब हम इनके आगे की टर्म देखते हैं। अब हम ये देखते हैं, हमारा एक टॉपिक है एडवांस सनराइज एंड डिलेड सनसेट। इसका क्या मतलब है, मतलब सनराइज होने से पहले, सूरज निकलने से पहले हमें सूरज निकलना मतलब निकलना फील होने लगता है कि सूरज निकल रहा है, और सूरज डिले होने से एंड डिले सनसेट, डिले सनसेट का क्या मतलब है, सनसेट पहले ही हो जाता है और हमें ऐसा लगता है कि सन अभी भी डिले मतलब जो है सेट हुआ नहीं है, सन सेट नहीं हुआ, यानी कि सूरज डूबा नहीं है। दोबारा समझिए इस चीज को इस तरह से कि सूरज अभी निकला नहीं है और हमें पहले फील होने लगता है कि सूरज निकल रहा है, यानी हमें दिखाई देने लगता है, अपीयर होने लगता है। दूसरा ये सनसेट हो जाता है, उसके बाद भी हमें कुछ टाइम तक सन जो है हमें दिखाई देता है और लगता है कि अभी डूबा नहीं है। तो ये सब प्रोसेस होता क्यों है, तो देखते हैं। वी कैन सी द सन अबाउट 2 मिनट्स बिफोर, सन को निकलने से हम 2 मिनट पहले देख सकते हैं एक्चुअल सनराइज से, यानी कि एक्चुअल जो उसका सनराइज का टाइम है उससे 2 मिनट पहले ही हम सूरज को देख लेते हैं कि सूरज निकलने वाला है, निकल रहा है। एंड 2 मिनट्स आफ्टर एक्चुअल सनसेट, और सनसेट होने के 2 मिनट बाद तक भी हम सन को देख सकते हैं। ये होता क्यों है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से होता है ये सब। तो देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, ये होरिजन है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले दोनों चीजों को हम देखते हैं। तो सन अपीयर्स टू बी अबव द होरिजन, सन कहाँ फील होता है, अपीयर यानी कि होरिजन से ऊपर फील होता है, और जो है ये सन की एक्चुअल पोजीशन हो गई, तो उससे कहाँ नजर आता है, हमें थोड़ा सा ऊपर नजर आता है। तो ये किस वजह से होता है, एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन की वजह से ही हमें फील होता है। तो ये यहाँ पे क्या है हमारा, जस्ट बिलो द होरिजन। तो देखिए द टाइम फ्रॉम सनराइज टू सनसेट लेंथेन बाय अबाउट 2 + 4 मिनट, यानी कि सनसेट और सनराइज का जो टाइम है वो बढ़ जाता है हमारा। और कितना बढ़ जाता है, ये लगभग 4 मिनट बढ़ जाता है, यानी एक्चुअल जो टाइम है सनसेट और सनराइज का उससे 4 मिनट फालतू का बढ़ जाता है टाइम। तो ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, और ये भी इसके बारे में पूछ लिया जाता है, तो जो है इसको भी हमें करना है। तो इसके बाद जो भी टॉपिक हम बचे हैं वो सब क्लियर करेंगे, 2-4 टॉपिक मुश्किल से रह गए हैं। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।